यस स्टूडेंट, हमने गोलीय दर्पण की पहले बात की थी। आज हम गोलीय लेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा गोलीय लेंस। गोलीय लेंस स्टूडेंट, सबसे पहले प्राइमरी रूप से आप ये याद रख सकते हैं कि दर्पण जो होता है उसमें एक दिशा या तरफ जो होता है, साइड जो होती है वो लेफ्ट होती है, लेफ्ट किया हुआ होता है, और लेंस पूरा पूरा पारदर्शी होता है। ये तो होता है इन दोनों के बीच में अंतर। अब गोलीय लेंस की परिभाषा की बात करें तो हमें इसको परिभाषित करते समय कहना होगा कि ऐसा पारदर्शक पदार्थ जिसमें कम से कम एक पृष्ठ जो है वह वक्र हो, ऐसा पदार्थ जिसमें कम से कम एक पृष्ठ जो है वह वक्र हो, एक पृष्ठ वक्र हो, या ऐसा लेंस, इस पदार्थ की जगह आप लेंस भी लगा सकते हैं, ऐसा लेंस जिसमें कम से कम एक पृष्ठ वक्र हो, गोलीय लेंस कहलाता है। गोलीय लेंस कहलाता है। लेंस कहते हैं, ये भी परिभाषित कर सकते हैं। तो ये तो हो गई गोलीय लेंस की परिभाषा कि जिसका एक पृष्ठ जो है वह वक्र हो। अब गोलीय लेंस, जिस तरह से हमने बात किया कि दर्पण जो है वह दो प्रकार का होता है, उत्तल और अवतल, उसी तरह से लेंस के भी दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला जो गोलीय लेंस होता है वह होता है उत्तल लेंस, दूसरा जो होता है वह होता है अवतल लेंस। तो हम पहले बात करेंगे उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस स्टूडेंट, इसकी जगह एक अन्य नाम भी लिखा हुआ मिल सकता है, वह है अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस। अब हम जानेंगे कि उत्तल लेंस कहते किसे हैं, फिर हम जानेंगे इसे अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। हम मानते हैं कि जो गोलीय लेंस होगा वह दो गोलों का कटा हुआ भाग होगा। एक भाग ये है माना कटा हुआ, और एक भाग माना ये है सामने से कटा हुआ। इन दोनों भागों के मिलने से एक लेंस बन गया, एक लेंस का निर्माण हो गया। अब इस लेंस को हम देखते हैं तो देखते ही पाते हैं कि ये लेंस जो है दो कटे हुए लेंसों का भाग है, लेकिन ये बीच में से मोटा है और किनारों पे जो है वह पतला है। तो परिभाषा सिंपल सी बन गई कि ऐसा गोलीय लेंस जो बीच में से मोटा हो और किनारों पे पतला हो, उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। तो बीच में से मोटा और किनारों पे पतला उत्तल लेंस कहलाएगा। अब इस लेंस का दूसरा जो नाम है अभिसारी लेंस, ये क्यों पड़ा स्टूडेंट? सिंपल सा अर्थ है। अभिसारी का मतलब होता है केंद्र पर एकत्रित करना। जब इस लेंस पर प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद ये किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देती है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं।
अच्छी तरह से नोट कर लेना कि यह अपवर्तन के बाद किरणों को एकत्रित करता है, किरणों को एकत्रित करता है, जिसके कारण इसका नाम हो गया अभिसारी लेंस। अब इस उत्तल लेंस को लेकर के एक छोटा प्रश्न और पूछा जाता है कि उत्तल लेंस के प्रकार कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रकारों से इसे जाना जाता है। तो सबसे पहला है उभयोत्तल लेंस। इसी से दूसरा प्रश्न बनेगा प्रकार, किसके प्रकार? उत्तल लेंस के। तो सबसे पहला उभयोत्तल लेंस। स्टूडेंट, ये तो हम जानते हैं कि गोलीय लेंस है, दो लेंसों से मिलकर बनेगा, लेकिन यदि दोनों ही लेंस उत्तल है तो उस उत्तल लेंस का प्रकार हो जाएगा उभयोत्तल लेंस। नाम से बोला है उभयोत्तल, यानी दो उत्तल भाग हैं। तो आपको प्रकार याद रखने हैं, परिभाषा इसको देख करके आप निकाल लोगे। उभयोत्तल यानी दोनों जो लेंस होंगे वह उत्तल लेंस होंगे। तो दो उत्तल लेंसों से मिला होगा वह होगा उत्तल लेंस का प्रकार उभयोत्तल लेंस। इसका जो दूसरा प्रकार होगा वह होगा समतलोत्तल। समतलोत्तल दूसरा प्रकार इसका समतलोत्तल। समतलोत्तल लेंस। अब जब इस नाम को आप पढ़ेंगे और कानों से सुनेंगे तो ये बोल रहा है समतल धन उत्तल, यानी एक लेंस जो है वो समतल है और दूसरा जो है वो उत्तल है। तो ये हो गया समतलोत्तल लेंस, यानी समतल और उत्तल लेंस से जो लेंस बना होगा वह समतलोत्तल लेंस कहलाएगा। ये हो गया इसका दूसरा प्रकार। तीसरा है इसका प्रकार अवतलोत्तल प्रकार। कौन सा प्रकार स्टूडेंट? अवतलोत्तल प्रकार। तो तीसरा टाइप होगा अवतलोत्तल। अवतलोत्तल लेंस। अब इसमें भी हमें रटने की कतई जरूरत नहीं है, नाम से बता रहा है कि कौन से दो लेंस मिल करके इस प्रकार का निर्माण कर रहे हैं, अवतल और उत्तल। अवतलोत्तल, अवतल धन उत्तल। तो एक होगा अवतल और दूसरा होगा उत्तल। ये दोनों लेंस मिलकर के इस लेंस का निर्माण करेंगे। तो उत्तल लेंस वह होता है जो बीच में से मोटा, किनारों पे पतला हो, उत्तल लेंस कहलाता है। अब इसकी दूसरी विशेषता है अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? तो आपने कह दिया अपवर्तन के बाद ये किरणों को एकत्रित कर लेता है, एक पॉइंट पर फोकस कर देता है, इसलिए इसका नाम हो गया अभिसारी लेंस। तीसरा प्रश्न पूछा जाता है इसके प्रकारों के नाम बताइए। उभयोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस, अवतलोत्तल लेंस। अब पूछा जाता है कि इसमें कौन से दो लेंस होते हैं, नाम से ही निकालोगे। उभयोत्तल दो उत्तल होते हैं, समतलोत्तल समतल और उत्तल होता है, अवतलोत्तल एक अवतल होता है और एक उत्तल होता है। तो ये हो गया उत्तल लेंस का तीसरा प्रकार। अब हम गोलीय लेंस के दूसरे प्रकार पे आते हैं। पहला प्रकार था उत्तल और दूसरा जो होगा वह होगा अवतल लेंस। अवतल लेंस। और जिस तरह से इसका निक नेम है उसी तरह से अवतल लेंस का भी निक नेम है, तो वह है अपसारी लेंस। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानने का प्रयास करेंगे कि अवतल लेंस किससे कहते हैं। तो ये संरचना थी उत्तल की, तो अवतल की संरचना होगी वह इस प्रकार से होगी। यह एक कटा हुआ भाग है
गोले का, ये गोले का दूसरा कटा हुआ भाग। अब इन दोनों को मिला दिया जाए, इन दोनों को यदि मिला देते हैं तो एक लेंस का प्रकार बन जाएगा और ये लेंस कहलाएगा उत्तल लेंस। अब परिभाषा इसकी शक्ल को देख करके, इसकी आकृति को देख करके बता सकते हैं कि ऐसा लेंस जो किनारों पे मोटा है और बीच में से पतला है। ऐसा लेंस जो किनारों पे मोटा हो, बीच में से पतला हो। इसका उल्टा, इसके किनारे पतले थे, इसके किनारे मोटे हैं, बीच में से मोटा था, बीच में से पतला है। एक ही परिभाषा याद करके आप दूसरे के निकाल सकते हो। तो कहेंगे बीच से पतला व किनारों पर मोटा, ये जो लेंस होगा ये होगा अवतल लेंस। अब इसे अपसरी लेंस क्यों कहते हैं? तो ये प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के बाद जहां एकत्रित करता है, वहीं ये लेंस प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के बाद अपसारित कर देता है, फैला देता है। तो इसका रीजन हो जाएगा अपवर्तन के बाद किरणों को फैला देता है, फैला देता है, इसलिए इसका नाम हो गया अपसारी लेंस। अब जब हमें इसका बिंब प्राप्त करना हो, प्रतिबिंब, फोटो प्राप्त करना हो, तो इन किरणों को जब पीछे बढ़ाया जाता है तो ये एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो सीधा सा हो गया कि इससे जो प्रतिबिंब बनेगा, इसका तीसरा प्रश्न बनेगा यहां से, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह होगा वास्तविक। उत्तल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा वह होगा वास्तविक, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। और आपको यह भी बता दूं कि वह उल्टा बनेगा। यहां से एक प्रश्न पूछते हैं बोर्ड में कि उत्तल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? देंगे आंसर वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अब जब ये आपको याद है और इसकी परिभाषा आपको याद है, इसका अर्थ आपको याद है, तो आप इसका भी प्रतिबिंब का टाइप निकाल सकते हैं। प्रतिबिंब वास्तविक की जगह हो जाएगा आभासी, आभासी, और उल्टे की जगह हो जाएगा सीधा। अब स्टूडेंट यदि छोटा सा प्रश्न पूछ ले कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, मैंने पहले भी एक क्लास में बता दिया था, आज दोबारा बता देता हूं। ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, जो कि उत्तल लेंस से प्राप्त होता है। पूछ ले आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, और ये अवतल लेंस से प्राप्त होता है। अब आते हैं इसके प्रकारों पे, यानी अवतल लेंस के कौन कौन से प्रकार हैं। जिस तरह से आपने उत्तल लेंस के प्रकार पढ़े थे, उसी तरह से अवतल लेंस के भी प्रकार है। सबसे पहला है उभयावतल लेंस। उभयावतल, ये था उभ्यो और अब है ये उभयावतल। उभयावतल, उभयावतल बना सकते हैं आप, देख करके आराम से बना सकते हैं उभयावतल लेंस। अब जब आप नाम को पढ़ रहे हैं और कानों से सुन रहे हैं तो आपको इसमें क्या है या ये किसे कहते हैं ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उभयावतल यानी अवतल घन अवतल, दो अवतल मिलकर के जो लेंस बनाते हैं वह उभयावतल लेंस कहलाता है। अवतल घन अवतल, ये तो आपका हो गया अवतल लेंस का पहला प्रकार, जिसमें दोनों जो है वह अवतल लेंस मिलकर के इसका निर्माण कर रहे हैं।
दूसरा है समतलावतल लेंस। समतलावतल लेंस, जिस तरह से ये था समतलोतल, तो इसमें हो जाएगा समतलावतल। समतलावतल, समतलावतल लेंस, समतलावतल लेंस। अब स्टूडेंट, इसमें एक समतल और एक उत्तल है, तो ये समतल घन अवतल हो गया, समतलावतल हो गया, तो एक हो जाएगा समतल और दूसरा जो लेंस होगा वह होगा कौन सा? अवतल। तीसरा जो टाइप है वह होगा, ये था अवतलोतल और ये हो जाएगा अवतलातल। अवतलोतल था तीसरा प्रकार उसका, जिसमें एक अवतल था और एक उत्तल था, तो इसमें हो जाएगा उत्तलावतल। उत्तलावतल, 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 यानी एक उत्तल और एक अवतल। तो ये हो जाएंगे इस लेंस के तीन प्रकार। तो अब लेंस किसे कहते हैं? लेंस को अभिसारी और अपसारी क्यों कहते हैं, और इस लेंस के प्रकार कौन से हैं, ये तो आपने जान लिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि इनको लेकर के किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपके नहीं रहेगी, यदि आपने इसको ध्यानपूर्वक सुना है और पढ़ा है तो। अब गोलीय लेंस को लेकर के बोर्ड हर बार एक या दो शब्दावली वोकैबुलरी पूछता है, परिभाषाएं पूछी जाती है। तो गोलीय लेंस की शब्दावली या गोलीय लेंस से जुड़े हुए शब्द जो हैं उनको परिभाषित कैसे किया जाता है। देखिए स्टूडेंट, ये एक गोला, ये दूसरा गोला, राइट। इन दोनों को काट लिया, देखो ये यहां एक लेंस बन रहा है। अब ये यहां से यहां से यहां से यहां से काटें तो ये दूसरा लेंस बन रहा है। अब इस गोले का जो ये केंद्र है, ये इसका केंद्र बिंदु हो गया, जिसको अपन C1 नाम दे देते हैं। दूसरा गोला जो है, इसका ये जो केंद्र है, इसको हमने नाम दे दिया C2। इन दोनों को मिला दिया हमने और माना यह एक सिंपल सी रेखा प्राप्त हो गई। अब गोला जो है वह स्टूडेंट यहां से यहां की जो दूरी है, जिसको हम त्रिज्या कहते हैं, गोले की त्रिज्या, ये हो गया। ये जो केंद्र C1 एंड C2 को मिलाने वाली रेखा है, इसको हम कहेंगे मुख्य अक्ष। अब स्टूडेंट, प्रकाश की जो किरणें हैं, ये प्रकाश की किरणें यदि यहां प्रकाश केंद्र से गुजरेगी, प्रकाशी केंद्र से गुजरेगी, तो वो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। तो ये हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। और ये यदि प्रकाश की किरणें यो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और अपवर्तन के बाद में यहां से निकल रही है, ये यहां से आई थी मुख्य अक्ष के समांतर और यहां से निकल गई, तो ये जिस बिंदु से क्रॉस होती है वह हो जाएगा मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, राइट। मुख्य फोकस हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गया, प्रकाशीय केंद्र हो गया। अब हम इन प्रत्येक शब्दावली जो है इसको परिभाषित करेंगे। सबसे पहला जो है परिभाषा लेंगे, वह लेंगे वक्रता केंद्र। स्टूडेंट यहां देख रहे हैं
कि खोखला गोला है, दो गोले ले लिए, दोनों के केंद्र C1 एंड C2 हो गए। तो वक्रता केंद्र जो है इसकी परिभाषा एग्जाम में हम कैसे याद करके जाएं बिना रटे, तो बिल्कुल सिंपल वर्ड में, यदि गोलीय लेंस को किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है, यदि गोलीय लेंस को किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है, तो उस गोले का केंद्र जो है वह गोलीय लेंस का वक्रता केंद्र कहलाएगा। मुझे तो बिल्कुल सिंपल सी लग रही है कि गोलीय लेंस को किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जाए तो उसका केंद्र जो है वह वक्रता केंद्र कहलाता है। तो गोलीय लेंस में गोले का केंद्र C1 व C2, गोलीय लेंस में गोले के केंद्र C1 व C2 को वक्रता केंद्र कहा जाता है। अब ये तो हो गई वक्रता केंद्र की परिभाषा। दूसरी परिभाषा लेंगे, वह लेंगे वक्रता त्रिज्या की। वक्रता त्रिज्या की, वक्रता त्रिज्या R दिखा रखी है। प्रकाशीय केंद्र से परिधि के बीच की जो दूरी होती है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको उसी तरह से परिभाषित कर सकते हैं। यदि गोलीय लेंस को किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है तो उस गोले की त्रिज्या गोलीय लेंस की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यदि लेंस को खोखले गोले का एक भाग, खोखले गोले का एक भाग माना जाए तो उस गोले की त्रिज्या, तो उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। दूसरी परिभाषा बना सकते हो कि वक्रता केंद्र C से परिधि की दूरी जो है वह वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो ये तो हो गई वक्रता त्रिज्या की परिभाषा। तीसरी परिभाषा मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष या मेन एक्सिस क्या है? स्टूडेंट डायग्राम को देख रहे हो तो ये परिभाषा रटनी नहीं पड़ेगी, शायद आराम से याद हो रही है कि दो गोलीय लेंसों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली, दो गोलीय लेंसों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा जो है वह मुख्य अक्ष कहलाती है। दो खोखले गोलों के वक्रता केंद्रों, दो खोखले गोलों के वक्रता केंद्रों C1 व C2 को मिलाने वाली सरल रेखा जो है वह मुख्य अक्ष कहलाती है। तीसरी परिभाषा मुख्य फोकस की बनेगी।
मुख्य फोकस किसे कहते हैं स्टूडेंट? मुख्य फोकस की परिभाषा ले लेते हैं 4 नंबर पे। मुख्य फोकस किसे कहते हैं? बहुत सिंपल सी परिभाषा है। देखिएगा स्टूडेंट कि प्रकाश की किरणें जो हैं वह यदि लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो वो अपवर्तन के बाद में जिस बिंदु से होकर गुजरेगी या गुजरती हुई प्रतीत होगी इसे हम गोलीय लेंस का मुख्य फोकस कहेंगे। तो परिभाषा होगी मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद जहां मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है मुख्य फोकस कहलाता है। 5वीं परिभाषा प्रकाशिक केंद्र। कई बार बोर्ड ने इसे पूछ लिया गया है स्टूडेंट, और जब नियम पढ़ेंगे तब भी इसका महत्वपूर्ण रोल होगा। तो प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं स्टूडेंट? लेंस में एक ऐसा बिंदु होता है जहां से यदि प्रकाश की किरण गुजर जाए तो अपवर्तन के बाद वह विचलित नहीं होती है, मुड़ती नहीं है और सीधी निकल जाती है, उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो लेंस का वह भाग जहां से प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, इसे हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अब स्टूडेंट गोलीय लेंस से अगला जो प्रश्न बनेगा वह बनेगा गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम। गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम। स्टूडेंट ध्यान दें, हमने गोलीय दर्पण से नियम पढ़े थे और आज हम पढ़ रहे हैं गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम। तो पहला नियम आप यहां से जान सकते हैं कि यदि, पहला नियम ध्यान देना, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वह अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी। पहला नियम कितना क्लियर, कितना आसान है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ये हो गया नियम नंबर 1। नियम नंबर 2 यानी मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो वह फोकस से गुजरेगी। ये हमारा पहला नियम। अब नियम नंबर 2 अपवर्तन का दूसरा नियम। स्टूडेंट बहुत ही आसान, उल्टा कर लो निशान, बस नियम बन गया। कैसे? यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर के आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। यानी इसको उल्टा करके बोल लो कि यदि कोई प्रकाश की किरण F से आती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ये हो गया हमारा नियम नंबर 2। अब नियम नंबर 3, गोलीय लेंस से अपवर्तन का नियम नंबर 3।
मैंने जब ये पढ़ाया था अभी, तब आपको बताया था कि यह नियमों में भी महत्वपूर्ण होगा प्रकाशीय केंद्र। और प्रकाशीय केंद्र के बारे में पुनः जानकारी करा दूं कि लेंस में स्थित वह बिंदु जहां पर आने वाली प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है उसे प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। और वह नियम नंबर 3 में भी काम आ रहा है। कैसे? गोलीय लेंस से अपवर्तन का तीसरा नियम कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर के आपतित होती है तो वह अपवर्तन के बाद बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। तो प्रकाशीय केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। तो ये हो गया गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम। तो स्टूडेंट, गोलीय लेंस की परिभाषा, गोलीय लेंस के प्रकार, गोलीय लेंस के प्रकारों के उप प्रकार, गोलीय लेंस से जुड़ी हुई शब्दावली और गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम, ये आपके हो गए। अब एक और पूछते हैं इसमें, लेंस सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र भी होता है और लेंस सूत्र भी होता है। उसमें दोनों में एक हल्का सा डिफरेंस रहेगा स्टूडेंट, तो आपको ध्यान देना है। लेंस सूत्र क्या है और दोनों को आसपास समझा दूं, दर्पण सूत्र क्या है। स्टूडेंट, दर्पण सूत्र हमने दर्पण पहले पढ़ा था। तो दर्पण सूत्र में 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। इसी में क्या होगा, लेंस सूत्र में 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u ये हो जाएगा। यानी जहां प्लस है वहां इसमें माइनस हो जाएगा और किसी तरह का कोई अंतर नहीं है। आपको ध्यान रखना होगा कि किसमें प्लस है और किसमें जो है वो माइनस है। अब आपको बता दूं कि लेंस सूत्र में ये जो f, v और u आए हैं ये क्या अर्थ रखते हैं। ये तो आप समझते हैं लेंस की फोकस दूरी है, ये दर्पण की फोकस दूरी है, दोनों के लिए हो गया। अब एक बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बोर्ड छोटा प्रश्न भी पूछता है कि लेंस की फोकस दूरी कहां से मापी जाती है, तो आपको याद रखना होगा प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। वापिस ध्यान दें स्टूडेंट, लेंस में बिंब व प्रतिबिंब की जो दूरियां हैं वह लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। तो f को परिभाषित यदि लेंस सूत्र के संदर्भ में आप करना चाहेंगे तो कहेंगे कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस की दूरी या फोकस दूरी ये हो जाएगा f का। अब आप v जिसे हम प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं इसको परिभाषित करोगे तो स्टूडेंट इसकी परिभाषा बन जाएगी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी। और यदि u बिंब की दूरी परिभाषित करोगे तो आप कहोगे लेंस के प्रकाशिक केंद्र से बिंब की जो दूरी है वह u कहलाएगी। अब दर्पण के बारे में स्टूडेंट ध्यान दो, इसकी जो दूरियां हैं वह ध्रुव से मापी जाती है। याद रख लेना, इसकी प्रकाशिक केंद्र से इसकी ध्रुव से मापी जाती है। तो f के लिए हो जाएगा दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी जो है वह फोकस दूरी f कहलाएगी। u के संदर्भ में कहोगे दर्पण के ध्रुव से बिंब की दूरी जो है वह u कहलाएगी और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है वह v कहलाएगी। इसके ऊपर बहुत से न्यूमेरिकल प्रश्न आते हैं स्टूडेंट, आपको 1-2 गणितीय सवाल जो है वो भी मैं इस पे कल या अगले क्लास में कराऊंगा। धन्यवाद।